हाय व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद खटक। लास्ट 2 पार्ट्स के अंदर हमने मोबाइल प्राइस प्रिडिक्शंस मॉडल के लिए यूनिवेरिएट एनालिसिस को परफॉर्म किया, फिर उसके बाद हमने बाईवेरिएट और मल्टीवेरिएट एनालिसिस को भी हमने परफॉर्म कर लिया। बेसिकली इस लेक्चर्स के अंदर हम जो सीरीज़ हमने शुरू किया हुआ है पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के अंदर हम एक मॉडल बनाना चाह रहे हैं कि स्क्रैच से लेकर एंड तक हमने मोबाइल प्राइस को कैसे प्रिडिक्ट करना है। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने डेटा सेट्स को लिया, इंपोर्ट किया और फिर उस डेटा सेट्स के हमने डिफरेंट डिस्क्रिप्शंस देख ली, नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स हमने देख लिए, उसके फीचर्स देख लिए, टारगेट वेरिएबल को हमने एनालाइज कर लिया, डिफरेंट फीचर्स को हमने एनालाइज कर लिया। फिर उसके बाद हमने बाईवेरिएट के अंदर टारगेट विद डिफरेंट फीचर्स को हमने देख लिया। फिर मल्टीवेरिएट के अंदर हमने हीट मैप को जनरेट करके देख लिया और फीचर्स और टारगेट वेरिएबल जो है उसके दरमियान जो कोरिलेशन बनता था उसको भी हमने थोड़ा सा देख लिया, अंडरस्टैंड कर लिया। अब आज के पार्ट के अंदर, आज के लेक्चर्स के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास जो डेटा सेट्स हैं उस डेटा सेट्स को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, ट्रेनिंग सेट और टेस्टिंग सेट के अंदर। सो दैट कि हम अपने मॉडल को फिर ट्रेनिंग डेटा सेट्स पे पहले ट्रेन कर लें और फिर उसकी प्रिडिक्शंस टेस्ट कर लें, फिर टेस्टिंग डेटा सेट्स पे और फिर हम उसकी देख लें कि प्रिडिक्शन एक्यूरेसी इसकी कितनी सही आ रही है। ओके सो ये हमारे पास हम सबसे पहले ये देखना चाहते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ़ क्लासेस कितनी है। ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन स्टूडेंट्स को समझाने के लिए या लोगों को समझाने के वास्ते कि हमारा जो प्रिडिक्शन मॉडल है ट्रेनिंग टेस्ट के अंदर हमारे पास कितने सैम्पल्स आ जाते हैं और फिर टेस्टिंग सेट्स के अंदर हमारे पास कितने सैम्पल्स आ जाते हैं। सो टोटल सैम्पल्स हमारे पास 18, 20 और 21 हमारे पास टोटल नंबर फीचर्स, जिसके अंदर हमारे पास 20 डेटा होगा और 1 जो होगा वो हमारे पास टारगेट क्लास होगी। सो नंबर ऑफ़ क्लासेस हमारे पास 4 हैं। ओके सो सबसे पहले हम ट्रेनिंग पार्ट के अंदर जो हमारे पास डेटा सेट्स हैं उसके अंदर जो हमारे पास डेटा पार्ट्स हैं वो हम फीचर्स को असाइन कर रहे हैं और जो हमारे पास टारगेट लेवल है या क्लास लेवल है उसको हम असाइन कर रहे हैं टारगेट के अंदर। सो इसको अगर मैं रन कर लूँ तो ये मेरे पास अब क्या हुआ कि मैंने जो मेरे पास डेटा फ्रेम था डीएफ प्राइस फाइनल, उसके अंदर मेरे पास टोटल कितने फीचर्स थे, कॉलम्स थे 21। उसमें से मैंने प्राइस रेंज जो लास्ट कॉलम था उसको मैंने डिलीट कर दिया, ड्रॉप कर दिया और बाकी सारे 20 कॉलम्स मैंने असाइन कर दिए फीचर्स। तो वो मेरे पास क्या बन गए, वो मेरे पास फीचर्स या इसको हम डेटा भी कह सकते हैं। सिमिलरली फिर उसी डेटा फ्रेम के अंदर जो डेटा फ्रेम के अंदर जो वैल्यूज़ थी उसमें से प्राइस रेंज का जो कॉलम था वो मैंने सिर्फ असाइन कर दिया टारगेट को, क्योंकि ये मेरे पास किया था टारगेट वेरिएबल। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, फीचर्स और टारगेट को मैंने पास कर दिया ट्रेन टेस्ट स्प्लिट के अंदर। वहाँ पे मैंने इसको क्या किया कि एक्स ट्रेन और एक्स टेस्ट और वाई ट्रेन और वाई टेस्ट, तो मेरे पास जो डेटा सेट्स था वो मेरे पास डिवाइड हुआ 80 और 20% के रेशो पे। सो व्हाट डज़ इट मीन कि मेरे पास जो 80% का डेटा था वो मेरे पास ट्रेनिंग सेट के अंदर आ गया, एक्स ट्रेन और एक्स टेस्ट के अंदर आ गया। सिमिलरली जो मेरे पास 20% का डेटा था वो मेरे पास वाई ट्रेन और वाई टेस्ट के अंदर आ गया। सो अभी आप लोग देख लेंगे कि वाई ट्रेन एक्स ट्रेन के अंदर जो हमारे पास डेटा है उसका हमने क्या करना है और जो एक्स टेस्ट वाई ट्रेन के अंदर हमारे पास डेटा है उसका हमने क्या करना है। सो अब ये हम देखना चाहते हैं कि एक्स ट्रेनिंग के अंदर मेरे पास देख लें 20 फीचर्स है और मेरे पास 80% 18-20 टोटल नंबर ऑफ़ जो फीचर वैल्यूज़ थे हमारे पास, रिकॉर्ड्स थे, सैम्पल्स थे, वो हमारे पास 18-20 थे। सो 80% उसका बन रहा है 1456 और विद 20 फीचर्स। सिमिलरली अगर एक्स टेस्ट को हम देख लें तो इसमें मेरे पास सिंपली क्या होगा, 20% जो डेटा होगा वो मेरे पास 20 फीचर्स और 364। तो ये मेरे पास एक टेस्ट के अंदर जिसके ऊपर मैंने क्या करना होगा, अपने मॉडल को मैंने टेस्ट करना होगा। सिमिलरली वाई ट्रेन के अंदर अगर हम देख लें तो जो मेरे पास नंबर ऑफ़ फीचर्स थे तो ये मेरे पास देख लें 1456। ये मेरे पास सॉरी जो टारगेट वेरिएबल है, कितने टारगेट वेरिएबल मेरे पास इसके अंदर आ गए 1456। यहाँ भी देख लें तो ये मेरे पास 1456 जो फीचर्स जो डेटा था वो एक्स ट्रेन के अंदर चला गया और जो टारगेट वेरिएबल है वो मैंने कहाँ पे रख लिया, वाई ट्रेन के अंदर। सिमिलरली जो वाई टेस्ट को अगर हम देख लें तो इसके अंदर भी हमारे पास 364 जो टारगेट वेरिएबल्स थे वो हमारे पास यहाँ पे आ गए। सो समराइज़ कर लेते हैं इन चीज़ों को। तो अगर देख लें तो ये मेरे पास वाई के अंदर है, सॉरी यस वाई के अंदर मेरे पास डेटा ये हैं सिंपल फीचर्स और सॉरी टारगेट वेरिएबल, और जो एक्स है मेरे पास, एक्स के अंदर मेरे पास फीचर्स भी हैं और 20 फीचर्स हैं और 20 फीचर्स के साथ मेरे पास रेलेवेंट रिकॉर्ड भी है। सो
ये अब अगर मैं समरी थोड़ा सा देखना चाहता हूँ तो ये मेरे पास है शेप ऑफ एक्स ट्रेन, वाई ट्रेन, एक्स टेस्ट एंड वाई टेस्ट। अच्छा, अब इस दफ़ा मैं क्या कर रहा हूँ, एक फ़ंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ जो कि मुझे क्या कर सके, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स भी जनरेट करके दे सके और साथ में क्लासिफिकेशन रिपोर्ट भी मुझे बना के दे सके। सो ये मेरे पास एक सिंपल एक फ़ंक्शन है। क्लासिफिकेशन रिपोर्ट वगैरह मैं डेफिनेटली इंपोर्ट करूँगा मैट्रिक्स के मॉड्यूल से। सो माई कन्फ्यूजन मैट्रिक्स मैं उसे क्या पास करूँगा, दो चीज़ें मैं पास करूँगा, वाई टेस्ट और वाई प्रीड। सो दो चीज़ें मैंने उसको पास कर दी और फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली पीएलटी साइज कन्फ्यूजन मैट्रिक्स के लिए मुझे एक प्लाट भी चाहिए होगा, ग्राफ भी चाहिए होगा। तो फिर उसके बाद कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, हीट मैप के फॉर्म में ये सारी चीज़ें मुझे वो प्रिंट करके दे देगा। सो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स एंड एक्यूरेसी स्कोर एट्सेट्रा। अच्छा, अब ये फंक्शन मैं क्या करूँगा, नीचे मैं कॉल करूँगा जब कभी मैं इसको क्रिएट करूँगा। सो मॉडल फिटिंग, सो सबसे पहले हमारे पास हम यूज़ करते हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशंस को। तो ये अगर आप लोग देख लें, ये आपके पास लॉजिस्टिक रिग्रेशन है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, बेसिकली लॉजिस्टिक रिग्रेशंस के अंदर हमारे पास जो एक थ्रेशहोल्ड गिवन होती है, एक थ्रेशहोल्ड वैल्यू हमारे पास गिवन होती है, तो वो हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम ड्रॉ करते हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशंस के अंदर। अगर इस डायग्राम को भी आप लोग देख लें तो इस डायग्राम के अंदर भी हमारे पास ये हमारे पास स्कोर और एक हमारे पास है थ्रेशहोल्ड वैल्यू। सो ये हमारे पास थ्रेशहोल्ड वैल्यू है, ये हमारे पास 0.3 और 0.3। सो हमने इस थ्रेशहोल्ड के बेस पे डिसाइड करना होता है कि जी कौन सा सैंपल किस क्लास के अंदर बिलोंग करता है। सो अगर आप लोग इसके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं, अ लॉट ऑफ मटेरियल इज़ देयर अवेलेबल ऑन इंटरनेट, सो यू पीपल कैन गो देयर। सो हेयर हम सिंपली क्या कर रहे हैं, ये डिफरेंट लाइब्रेरीज़ मैंने इंपोर्ट कर लिया है। सो यहाँ पे मैंने देख लें एक ऑब्जेक्ट या एक रेफरेंस बना लिया लॉजिस्टिक रिग्रेशंस का विद डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स। अभी तक मैंने पैरामीटर्स के बारे में बात भी नहीं की, उसके लिए हम कोई एक अलग सा एक लेक्चर डेवलप करेंगे, अपलोड करेंगे, जिसके अंदर हमारे पास क्या होगा, उसके पैरामीटर्स के बारे में हम डिफरेंट फिर बात करेंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पे देख लें तो मैं अपने मॉडल को अब फिट कर रहा हूँ, किस पे फिट कर रहा हूँ, एक स्ट्रेन के अंदर मेरे पास याद रखें 80% ट्रेनिंग डेटा है, सिर्फ 80% ट्रेनिंग डेटा मींस फीचर्स डेटा है मेरे पास, और वाई ट्रेन के अंदर मेरे पास उसकी रिस्पेक्टिव टारगेट या लेबल वेरिएबल्स हैं, उन दोनों पे मैंने फिट कर दिया और फिर मैं प्रिडिक्शंस कर रहा हूँ। और प्रिडिक्ट मतलब जो मेरे पास रेफरेंस है, सॉरी क्लासीफायर का रेफरेंस है LR, उसको मैं उसके थ्रू मैं प्रिडिक्ट फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ और किसके थ्रू मैं कर रहा हूँ, एक्स टेस्ट। और एक्स टेस्ट के अंदर मेरे पास क्या था, वो 20% फीचर्स डेटा, फीचर्स विद द डेटा कि आप वो क्या कर लें, देख लें कि मेरा मॉडल किस हद तक इसकी ट्रेनिंग हो चुकी है, क्या मेरा मॉडल सही तरीके से प्रिडिक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा। सो ये अगर मैं रन कर लूँ तो फिटिंग और ट्रेनिंग मेरे मॉडल की कंप्लीट हो गई। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, जो प्रिडिक्शन शेप है वो मैं अब डिस्प्ले करवा रहा हूँ। सो 364 सैम्पल्स पे मैंने प्रिडिक्शंस भी कर ली। अच्छा, अब अगर मैं कन्फ्यूजन मैट्रिक्स इसकी देखना चाहता हूँ तो ये मेरे पास इसकी कन्फ्यूजन मैट्रिक्स है। यहाँ पे इट गिव मी एन एरर, माय कन्फ्यूजन मैट्रिक्स इज़ नॉट डिफाइंड। सो लेट मी confusion matrix. Okay, where is the function, confusion matrix? This is the confusion matrix, let's define it. Okay, now if I run this again, now if you look at this, this is the accuracy, 61 point, very minimum accuracy, and this is the precision recall F1 score, and important thing is this is the confusion matrix. In confusion matrix, it tells us that these are the actual values and these are the predicted values. So ये हमारे पास predicted values हैं और ये जो हमारे पास हैं ये हमारे पास क्या हैं, actual values हैं। So 70% एक्चुअल वैल्यूज़ प्रिडिक्ट हुई हैं, यहाँ पे हमारे पास क्लास 1 के अंदर 52 हुई हैं, एंड सो ऑन विद द रिस्पेक्टिव टर्म्स। आप लोग अगर सिंपली एक और तरीके से भी क्लासिफिकेशन एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं तो ये आप देख लें 61.54,
और अगर आप लोग कन्फ्यूजन मैट्रिक्स देखना चाहते हैं तो आपके पास ये दूसरा भी तरीका है, जिसके अंदर आप लोग देख लें, ये आपके पास कन्फ्यूजन मैट्रिक्स हैं, जिसके अंदर ये आपके पास वो बता रहे हैं कि जी ये आपके पास एक्चुअल वैल्यूज़ हैं। क्लास 1 के अंदर आपके पास 70% प्रिडिक्ट हुई हैं, क्लास 0 के अंदर 70%, फिर 1 एंड सो ऑन। ओके, नाउ एन बी, अगर हम नेवी बाइथ को देखना चाहते हैं कि नेवी बाइथ हमारे पास क्या करता है, उसकी प्रिडिक्शंस हमारे पास कैसे होती है, तो ये मैंने उसी तरह जस्ट एक मॉडल ट्रेन कर लिया, प्रिडिक्ट मैंने कर लिया। अब इसकी मैं एक्यूरेसी फाइंड आउट करना चाहता हूँ, सो ये मेरे पास इसकी क्या है, इसकी एक्यूरेसी आ गई। और अगर आप लोग इसका कन्फ्यूजन मैट्रिक्स देखना चाहते हैं तो ये इसका आपके पास क्या है, सॉरी, ये आपके पास इसका कन्फ्यूजन मैट्रिक्स है, और ये आपके पास जो प्रिडिक्टेड वैल्यूज़ हैं कि कितनी आपके पास एक्चुअल वैल्यूज़ हैं और कितनी आपके पास प्रिडिक्टेड वैल्यूज़ सही आ गई। सिमिलरली अगर आप लोग एस को देखना चाहते हैं तो ये एस का थोड़ा सा एक डायग्राम टाइप है, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, वो बेसिकली हाइपर प्लेन पे पहले हाइपर प्लेन क्रिएट करता है। सो ये आपके पास नेगेटिवली हाइपर प्लेन है और ये आपके पास पॉजिटिव हाइपर प्लेन है, अगर आप लोग इसको थोड़ा सा देख लें। और ये आपके पास है मैक्सिमम मार्जिन हाइपर प्लेन, और ये नेगेटिव और पॉजिटिव हाइपर प्लेन के साथ जो सैम्पल्स हैं इसको हम कहते हैं सपोर्ट वेक्टर। सो बेसिकली इस वे में आपका किस तरह काम करता है कि इन सपोर्ट वेक्टर के बेस पे वो कैलकुलेट करता है मार्जिन को, और उस मार्जिन के बेस पे फिर जब कभी कोई नया सैम्पल आता है तो उस नए सैम्पल के बेस पे वो डिसाइड करेगा कि ये सैम्पल किस क्लास से बेसिकली ताल्लुक़ रखता है। ओके, सिमिलरली अब ये हमारे पास एस का मैंने क्लासीफायर ऑब्जेक्ट बना लिया और फिर उसको मैंने फिट कर लिया, और उसके बाद मैं इसकी प्रिडिक्शंस कर रहा हूँ। द एग्जीक्यूशन स्टार्ट हेयर, सिंस SVM is very efficient to deal with the multi-class problem. It will take a little bit a little bit time to complete it executions. Let's wait. So its execution is now complete. So this is the prediction model, and this is the accuracy score. Oh wow, it's gave me 97% accuracy. That's great. If you look at the confusion matrix, appreciation, and then so if you look at this, 87,103 क्लास 1 के अंदर, एंड देन 75 एंड 90% जो एक्चुअल वैल्यूज़ थी वो मुझे उसकी प्रिडिक्शंस भी मेरे पास क्या आ रही है, बिल्कुल सही आ रही है। सो अगर आप लोग यहाँ पे देख लेना कि ये मेरे पास बड़ी कम वैल्यूज़ हैं जो कि क्या कर रहा है, एक्चुअल जो मेरे पास वैल्यूज़ थी उसके अगेंस्ट जा रहा है। सो इसी वजह से मेरे पास ये SVM बड़ा अच्छा रिज़ल्ट दे रहा है। एंड नाउ द KNN क्लासीफायर, इफ़ यू लुक एट द KNN क्लासीफायर, KNN किस तरह काम करता है। सो ये इसका देख लें, या उसके दो क्लासेस हैं हमारे पास, रेड और ग्रीन के अंदर क्लास ए और क्लास बी। सो जो नया सैम्पल आता है उस नया सैम्पल वो किस बेस पे करता है, न्यू एग्जांपल्स टू क्लासीफाई। अब ये नया एक सैम्पल आ गया, ऑब्जर्वेशन आ गया, अब हमने क्लासीफाई करना है कि ये क्लास ए से बिलोंग करता है या क्लास बी से बिलोंग करता है। सो KNN क्लासीफायर किस तरह काम करता है, कैलकुलेट डिस्टेंस। वो क्या करता है कि जो नियरेस्ट नाइबर्स हैं दोनों क्लासेस के, उन उसके साथ क्या कर लेता है, उसको उसके डिस्टेंस को फाइंड आउट कर लेता है, और फिर उसके बेस पे ये अगर आप लोग देख लें तो k इज़ इक्वल टू 3 तक, 1 2 और 3 पहले जो 3 नियरेस्ट नाइबर्स हैं वहाँ तक इसके डिस्टेंस को कैलकुलेट कर लेता है, और फिर जिस नाइबर्स के साथ उसका डिस्टेंस कम होता है वो फिर उसको सिंपली क्या कर लेता है, उसी क्लास के अंदर क्लासीफाई कर लेता है। सो अगेन सिमिलरली उसी तरह ही हमने इसके अंदर भी, और ये उसकी क्लासिफिकेशन रिपोर्ट है। सो यहाँ पे अगर हम लोग देख लें इसकी क्लासिफिकेशन रिपोर्ट कितनी आ रही है, लेट्स सी 94, इट्स गुड। और ये इसकी अगर आप लोग देख लें तो ये कुछ जगहों पे आपको देख लें कुछ सैम्पल्स को आपको मिस क्लासीफाई कर रहा है। सो इसी वजह से इसकी प्रिडिक्शंस जो एक्यूरेसी रिपोर्ट है बेटर देन better than logistic regression, but SVM beats the KNN also in terms of accuracy. And then decision tree, if you look at the structure of decision tree, so this is the decision tree screen size, and then if greater than 5.9 inches, and then yes,
तो वो क्या करता है, अपनी सिलेक्शन इस बेस पे करता जाता है। और हेयर वी कैन क्रिएट a decision tree. Since there are a lot of branches involved in the decision tree, ये आपके पास decision tree का आ गया. Now look at this, the accuracy is 84.5. Actually decision tree is designed for multi-class with imbalanced data. If we look at this, lot of samples are misclassified here in this case, here in this case, so that's why the accuracy is it gave us very poor accuracy. So random forest and ensemble classifier, very good classifiers for to classify the ensemble the multi-class problem. बेसिकली रैंडम फॉरेस्ट भी डिसीजन ट्री के बेस पे काम करता है. डिसीजन ट्री ये डिफरेंट डिसीजन ट्रीज़ बनाता है और फिर डिफरेंट इस डिसीजन ट्री के अंदर फॉर एग्जांपल ये प्रिडिक्शन आ जाती है, इसके अंदर ये प्रिडिक्शन आ जाती है और इसके अंदर ये प्रिडिक्शन आ जाती है. फिर वो फाइनल जो डिसीजन होता है मेजॉरिटी वोट टेकन. सो यहाँ पे अगर आप लोग देख लें तो इस ट्री ने भी इस नोड को प्रिडिक्ट किया, इसने इसको प्रिडिक्ट किया. फिर ये फॉर हंड्रेड्स ऑफ ट्री यहाँ पे बनती हैं. वो ट्री कैसे बनती है वो अगर आप लोग यहाँ पे सॉरी इसके कोड के नीचे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ. ये देख लें, मैक्सिमम फीचर्स 15, बूटस्ट्रैप ट्रू, मैक्सिमम डेप्थ 7 डेप्थ तक ये क्या कर लो आप एक ट्री बना दो. और नंबर ऑफ एस्टिमेटर 200 मींस कितने नंबर ऑफ ट्री बना दो आप, 200 के करीब आप ट्री बना दो. सो उसके अंदर फिर ये क्या करता है, मेजॉरिटी वोटिंग के रूल को फॉलो करता है कि जिस नंबर ऑफ़ ट्री ने अगर ज़्यादा नंबर ऑफ़ ट्री ने किसी एक वैल्यू को प्रिडिक्ट किया हुआ है तो वो उसको क्या कर लेता है, सेलेक्ट कर लेता है. सो इफ़ आई रन दिस कोड इट विल टेक अ टाइम बिकॉज इट क्रिएट्स अ मल्टीपल डिसीजन ट्री एंड देन 0.89. so few samples are misclassified here in this case. Okay, this is another method of random forest. Okay, 87.5. वैसे रैंडम फॉरेस्ट की क्लासिफिकेशन एक्यूरेसी ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे जो हमने इसके पैरामीटर्स लगाई हुई हैं, आप लोग थोड़ा सा इसके पैरामीटर्स को हाइपर ट्यून कर लें. ये थोड़ा सा कम ज़्यादा कर लें, इसकी हाइपर ट्यूनिंग कर लें ताकि आपके पास जो रेंज है वो आ जाए. तो इसकी जो एक्यूरेसी रिपोर्ट है वो ऑब्वियसली बेहतर हो जाएगी. लेकिन अगर हम इन 4-5 को फ़िलहाल इन पैरामीटर्स के साथ देख लें तो SVM की परफॉर्मेंस बाकी रेस्ट ऑफ द क्लासीफायर से बहुत बेहतर है. सो थैंक यू वेरी मच. 3 पार्ट्स हमने इन 3 पार्ट्सों के अंदर हमने क्या किया, हमने एक मॉडल लिया जो क्या करता है, प्राइस को प्रिडिक्ट करता है, मोबाइल के प्राइस को प्रिडिक्ट करता है. और फिर उसके बेस पे हमने 4 मॉडल्स डेवलप किए और चारों मॉडल्स में हमने देख लिया कि कौन सा मॉडल हमारे जो एक्यूरेसी है वो सबसे बेहतर मींस उसकी जो प्रिडिक्शंस हैं वो सबसे बेहतर किसकी है. सो थैंक यू वेरी मच.